जय हिंद प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं लाइट का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। इस लेक्चर वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने को मिलेंगे और इनका सामना आपके एग्जाम में सीधे होने वाला है। इसलिए इस लेक्चर वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ही ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए देखते हैं पार्ट टॉपिक, गोलीय दर्पण। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने तो फुटबॉल देखा ही होगा, लेकिन मैं यहाँ जिस फुटबॉल की बात करूँगा वो एक कांच का होगा। किसका होगा? कांच का होगा। और कैसा होगा? आपका पारदर्शी होगा, यानी कि यहाँ से प्रकाश किरण जो आएगी वो इससे होकर के एकदम आसानी से आर पार हो जाएगी। ओके, तो प्यारे बच्चों, हमने एक फुटबॉल लिया, नहीं कैसा फुटबॉल लिया, वो भी कांच का लिया। और कैसा कांच का? तो पारदर्शी कांच का, जिससे प्रकाश किरणें आसानी से आर पार हो जाती है। अब प्यारे बच्चों, हमने क्या किया कि इसको 2 हिस्सों में कट किया। ओके, पहला हिस्सा आपका ये हुआ और दूसरा हिस्सा आपका ये हुआ। इन हिस्सों से भी क्या होती है कि प्रकाश किरणें बहुत ही आसानी से आर पार चली जाती है। ओके, इससे भी और सेकंड वाले से भी क्या हो रही है? प्रकाश किरणें आसानी से चली जा रही है, क्योंकि आपका ये भी क्या आपका पारदर्शी है और सेकंड वाला भी आपका पारदर्शी है। ओके, प्यारे बच्चों, क्या करते हैं कि यदि हम इसको पहले वाले भाग को अंदर पालिश कर दें, क्या कर दें? अंदर अगर पालिश कर दें तो क्या होता है कि अब जो प्रकाश किरणें इसे सीधे पार हो रही थी, आर पार हो जा रही थी, अब वो आर पार ना होकर के इसके बाहरी भाग पर टकराएगी और टकराने के बाद क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। मतलब ये उभरा हुआ जो भाग है अब वो परिवर्तक पृष्ठ बन गया। मतलब कोई भी यहाँ से प्रकाश किरणें आएगी, टकरा करके वापस चली जाएगी। ठीक वैसे ही प्यारे बच्चों, अब क्या करते हैं कि सेकेंड वाले जो भाग में इसकी हम क्या करते हैं कि इसके बाहर वाले भाग पर पालिश कर देते हैं। ओके, अब क्या होगा कि इसके जो दबे हुआ भाग है इससे प्रकाश किरणें जो जाएगी और वो आर पार न होकर के यहीं से टकराएगी और टकराने के बाद क्या होगी? यहीं से परिवर्तित हो जाएगी। मतलब कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसका परिवर्तक पृष्ठ हो गया। कोई भी प्रकाश किरणें आएगी, टकरा करके क्या होगी? वापस इधर ही चली जाएगी, अब आर पार नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा खोखला गोला था उसको हमने कट किया तो ये 2 भागों में बट गया। एक का हमने अंदर पालिश कर दिया तो दूसरे का हमने बाहर पालिश कर दिया। इस तरह से इसका 2 भाग हो गया। तो पहले भाग को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण, जिसका हमने अंदर पालिश किया वो हो गया उत्तल दर्पण, और जिसका हमने बाहर पालिश किया वो हो गया आपका अवतल दर्पण। ओके, अब बात आती है बाबू गोलीय दर्पण की। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका पार्ट है, अच्छा ये जो पार्ट है आपका, ठीक, इसे ही हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। और ये कहीं ना कहीं क्या होता है? एक कांच के खोखले गोले का ही भाग होता है। ओके, क्या होता है आपका? कहीं ना कहीं कांच के खोखले गोले का ही भाग होता है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? यह कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। और कितने प्रकार का होता है? तो यह 2 प्रकार का होता है। पहला हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, पहला भाग। दूसरा भाग का बोलते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण हमने बता दिया कि जिसके अंदर हम पालिश करेंगे, ओके, उससे क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। और इसका जो परिवर्तक पृष्ठ होगा वो भरा हुआ भाग होगा। और दूसरा आपका होता है जिसके हमने बाहर पालिश कर दिया, उसे बोलेंगे हम अवतल दर्पण। और इसका जो परिवर्तक पृष्ठ होता है अंदर की तरफ होता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को गोलीय दर्पण समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ओके प्यारे बच्चों, इस परिभाषा में जो हमारा पहला है वो है ध्रुव। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ से और यहाँ तक ये हमारा क्या है? एक परिवर्तक पृष्ठ है। मतलब ये वाला जो हमारा ब्लू कलर का है ये हमारा एक दर्पण है, जिसके हमने क्या किया है कि बाहरी वाले भाग पर पालिश कर दिया। इस प्रकार से यह अवतल दर्पण हो गया है। ओके, जब इसको बाहरी वाले भाग पर हमने पालिश कर दिया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बन गया? ये परिवर्तक पृष्ठ बन गया। तो इस परिवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ओके, जहाँ भी इसका मध्य बिंदु आएगा उससे ही हम बोलते हैं ध्रुव, और इसे हम P से व्यक्त करते हैं। ओके, एक बार फिर से प्यारे बच्चों, ध्रुव क्या होता है? तो परिवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं और इसे हम P से व्यक्त करते हैं। ओके, अब प्यारे बच्चों बात आती है वक्रता केंद्र की।
तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा प्रवर्तक पृष्ठ है, कहीं ना कहीं से क्या था, यह एक कांच के खोखले गोले का ही भाग था। ओके, ये पिछला हमने देखा अभी कि ये क्या था, कहीं ना कहीं से एक कांच खोखले गोले का भाग था। ओके, तो अगर कांच के खोखले गोले का ये भाग था तो उसका तो अपना कोई ना कोई केंद्र रहा होगा। ठीक, तो उस कांच के खोखले गोले के केंद्र को क्या कहते हैं हम? वक्रता केंद्र कहते हैं। एक बार फिर से, वक्रता केंद्र क्या होता है बाबू? तो जो प्रवर्तक पृष्ठ, जो भी हम प्रवर्तक पृष्ठ लिए हैं, वो कहीं ना कहीं पहले किसी खोखले कांच का भाग रहा होगा, उसके केंद्र को क्या कहते हैं? हम वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे हम सी से व्यक्त करते हैं। ओके, अब बात आती है वक्रता त्रिज्या की। ओके, तो प्यारे बच्चों, जो हम प्रवर्तक पृष्ठ लिए हैं वह किसी न किसी खोखले गोले का भाग रहा होगा, उसकी जो त्रिज्या होगी, ओके, उसी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे हम कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको भी समझ में आया होगा। और मुख्य अक्ष क्या होता है बाबू? तो ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र, ओके, और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ओके, एक बार फिर से प्यारे बच्चों, कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के जाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ओके, अब प्यारे बच्चों, बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी किरण, जो कि हम लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर से, कोई भी किरण अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं, तो यह किरण जाकर के प्रवर्तक पृष्ठ से टकराती है, और टकराने के बाद तो ये आर पर नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, यह परिवर्तित हो जाएगी। और परिवर्तित होकर के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, उसे हम बोलते हैं मुख्य फोकस। ओके, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ कट कर रही है, ये किरण जो है आपके मुख्य अक्ष के समांतर है, और प्रवर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद कहाँ जा रही है? मुख्य अक्ष के एक बिंदु से। ओके, जिससे हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस, और इसे हम कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। ओके, अब बात आती है बच्चों फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी क्या होती है? तो मुख्य अक्ष और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं, और इसे हम व्यक्त करते हैं स्मॉल एफ से। ओके, एक बार फिर से, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, और इसे हम व्यक्त करते हैं स्मॉल एफ से। ओके, अब बताती है प्यारे बच्चों आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपका क्या है? वक्रता केंद्र है। तो यहाँ से और ध्रुव की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसे हम व्यक्त करते हैं कैपिटल आर से। और मुख्य फोकस और ध्रुव की दूरी को हम व्यक्त करते हैं स्मॉल एफ से, और इसे हम बोलते हैं फोकस दूरी। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका सी है और ये आपका पी है। ओके, तो हम थोड़ा यहाँ लिख सकते हैं सी पी, जो बराबर होगा सी पी, यहाँ से और पी तक की दूरी को सी पी। ये कैसे बना है? तो सी और एफ, सी एफ और प्लस एफ पी के योग से। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो हमारा सी पी दूरी है, ओके, ये कैसे बना है? सी एफ और एफ पी से मिल करके। तो हम इसे लिख सकते हैं कि सी पी बराबर सी एफ प्लस एफ पी। ओके, अब क्या होता है प्यारे बच्चों, कि जो आपका सी एफ होता है एफ पी के बराबर होता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ जो आपका सी पी है, ओके, अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा सी एफ है किसके बराबर है? एफ पी के बराबर है। मतलब हम सी एफ के जगह पर एफ पी लिख सकते हैं, अच्छा एफ पी के जगह पर सी एफ लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि सी एफ को हटा करके लिख देते हैं एफ पी, और जो हमारा एफ पी है वो तो हमारा एफ पी रहेगा ही। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे बताया कि जो हमारा सी पी है किससे बना है? सी एफ और एफ पी के योग से बना है। फिर हमने कहा कि जो हमारा ये दूरी है आपका सी एफ है एफ पी के बराबर है। ओके, तो हमने क्या किया कि इस सी एफ को हटा करके क्या लिख दिया? एफ पी लिख दिया।
क्योंकि भाई सी एफ क्या है, एफ पी के बराबर है। ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे यहाँ पर कि अब एफ पी का हो जाएगा आपका 2FP हो जाएगा। ओके, अब थोड़ा अगर हम यहाँ मान रखें तो CP क्या है भाई, यहाँ से यहाँ तक इसे कैसे व्यक्त करते हैं, तो R से व्यक्त करते हैं। ओके, अब फिर यहाँ देखिए FP को हम कैसे व्यक्त करते हैं, तो स्मॉल f से, तो हो जाएगा आपका स्मॉल f। यही आपका प्यारे बच्चों संबंध है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में, या इसे आप लिखना चाहोगे लिख सकते हो F बराबर R/2। ओके, उम्मीद है प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि ध्रुव क्या होता है। तो ध्रुव आपके प्रवर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है। वक्रता त्रिज्या का होता है, तो जो हमारा प्रवर्तक पृष्ठ होता है किसी न किसी खोखले कांच का एक भाग रहा होता है, उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं तथा उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले किरण प्रवर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम बोलते हैं मुख्य फोकस। फोकस दूरी क्या होती है प्यारे बच्चों, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। f और r में संबंध क्या होता है, तो हमने बता दिया कि जो हमारा CP है दो चीज से मिलकर बना है, CF और FP से मिलकर बना है, और जो CF होता है और जो FP होता है आपस में बराबर होता है। तो हमने क्या किया कि CF को हटा करके FP लिख दिया, तो FP का हो जाएगा आपका 2FP हो जाएगा, और CP जो है हमारा R के बराबर है और FP किसके बराबर है, F के बराबर है। इस तरह से एक संबंध निकला, आप इसे मानिए या नहीं तो आप F बराबर R/2 इसको आप लिख सकते हैं। ओके, अब चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रतिबिंब। प्यारे बच्चों प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए प्यारे बच्चों जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरण गोलीय दर्पण से परावर्तित होकर के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो थोड़ा ये देखिए ध्यान से इधर, अब ये आपका दो प्रकार का होता है। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, हमने कहा कि प्रतिबिंब क्या होता है, तो दो या दो से अधिक प्रकाश किरण है। देखिए ये किरण और ये किरण क्या हो रही है कि आकर के परावर्तक पृष्ठ पर टकरा रही है, और टकराने के बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ मिल रही है, तो प्रतिबिंब आपको यही मिलेगा। हमने कहा था कि आकर के टकराती है या टकराती हुई प्रतीत होती है। अगर ये टकरा रही है तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अगर ये टकराती हुई प्रतीत होती है। देखिए इसमें क्या होता है कि ये आपका है उत्तल दर्पण, यहाँ से प्रकाश के टकराएगी, टकराने के बाद आर पर तो होगी नहीं, बल्कि क्या होगा कि यहीं से ये परिवर्तित हो जाएगी। ओके, और ऐसा आभास होगा कि यह यहाँ से होकर के आ रही है। वास्तव में तो नहीं होगी, वास्तव में तो यहीं से चली गई, लेकिन आभास होता है कि इस एफ से होकर के आ रही है, इसलिए इसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। एक बार फिर से प्रतिबिंब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ओके, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। अगर ये वास्तव में मिल रही है तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब, यदि मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो उसे हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ओके, तो प्रतिबिंब दो प्रकार का, वास्तविक और आभासी। अगर वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, आभास होगा तो आभासी प्रतिबिंब। उम्मीद है कि प्रतिबिंब आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है किरण आरेख। प्यारे बच्चों अभी हमने आपको बताया कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम दो किरणों का होना आवश्यक है। ओके, अब इन्हीं दोनों किरणों की सहायता से हम प्रतिबिंब को प्राप्त करेंगे। देखिए ये है आपका अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख, और ये है आपका उत्तल दर्पण के लिए किरण आरेख। ओके, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हमारा पहला नियम है कि जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो कहाँ से जाएगी, तो मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, पहला नियम। और अगर हम बात करें उत्तल दर्पण में, जब भी मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो मुख्य फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होगी। देखिए इसमें वास्तव में जाएगी, उसमें क्या होगा, आपका आभास होगा। फिर दूसरा नियम क्या कहता है कि जब भी प्रकाश किरण मुख्य फोकस एफ से होकर के जाती है तो यह क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ओके, और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जब भी ये प्रकाश किरण हम डालते हैं मुख्य फोकस पर तो ऐसा आभास होगा कि हम डाल रहे हैं मुख्य फोकस पर,
लेकिन क्या होगा कि ये यहीं से टकरा करके क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और थर्ड किरण की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम डालते हैं वक्रता केंद्र से, तो यह किरण प्रवर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद क्या होती है, उसी मार्ग में वापस चली जाती है। और यही बात आपका उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जब हम डालते हैं प्रकाश किरण डालते हुए मतलब प्रदीप्त करते हैं, तो क्या होता है कि ऐसा फील होता है कि टकरा करके सी से आ रहा है। ओके, तो 3 नियम है। पहला नियम आपका मुख्य अक्ष के समांतर वाला, दूसरा आपका मुख्य फोकस होकर जाने वाला, और तीसरा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाला है। इन्हीं दोनों में से हम प्रयोग करके प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। चलिए चलते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पहले हम सीखते हैं। ओके, अब प्यारे बच्चों, अब यहाँ जो है प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमारे पास वस्तु की स्थिति 6 प्रकार की हो सकती है। ओके, पहला स्थिति हो सकता है आपका कि आपका जो वस्तु है अनंत पर कहीं दूर स्थित हो। ओके, अनंत पर स्थित हो, पहला कंडीशन। ओके, दूसरा कंडीशन हो सकता है कि जो आपका ये वक्रता केंद्र सी है और अनंत है, इसके बीच में कहीं वस्तु हमारी स्थित हो, तो ये हो जाता है हमारा दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि अब जो हमारी वस्तु है सी पर ही स्थित हो। ओके, तो ये हमारा हो जाता है थर्ड कंडीशन। और चौथा कंडीशन हमारा सी और एफ के बीच में हो सकता है। ओके, ये हो गया हमारा चौथा कंडीशन। और जो पांचवा कंडीशन है कि हमारी वस्तु आपके मुख्य फोकस एफ पर स्थित हो सकती है। ओके, और छठवां कंडीशन जो हमारा बनता है वह एफ और पी के बीच में बनता है। ओके, तो इस कंडीशन को पहले आप याद कर लीजिए। पहला कंडीशन है हमारा अवतल दर्पण के लिए कि वस्तु अनंत पर हो सकती है। दूसरा कंडीशन बनता है कि अनंत और सी के बीच में हो सकती है। तीसरा कंडीशन बनता है कि वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर हो सकती है। और चौथा कंडीशन बनता है कि वस्तु हमारी सी और एफ के बीच में हो सकती है। और पांचवा कंडीशन बनता है कि वस्तु हमारी मुख्य फोकस एफ पर हो सकती है। और छठवां कंडीशन बनता है कि एफ और पी पर वस्तु हमारी स्थित हो सकती है। ओके, अब इन्हीं कंडीशनों को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इसमें हम लेते हैं पहला, जब वस्तु हमारी अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ जो हमारी किरण है यह अनंत से आ रही है। ओके, अनंत से देखिए ये किरण आ रही है और क्या हो रही है कि दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जा रही है कि मुख्य फोकस से जा रही है। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें कैसी है, तो मुख्य अक्ष के समांतर है। ओके, और हमने अभी पढ़ा नियम कि जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो परिवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के जाती है, तो मुख्य फोकस एफ से होकर के जाती है। इसलिए देख रहे हैं ये कहाँ मिल रही है हमारी किरणें, तो मुख्य फोकस एफ पर मिल रही है। तो जो हमारे प्रतिबिंब की स्थिति होगा कहाँ पर होगा प्यारे बच्चों, हमारे मुख्य फोकस एफ पर होगा। अगर हम बात करें प्रतिबिंब की प्रकृति की, तो देखिए प्यारे बच्चों ये किरणें परिवर्तित होकर के वास्तव में मिल रही है। इसलिए जो हमारा प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, तो वास्तविक होगा। कैसा होगा, तो वास्तविक होगा। ओके, अगर हम बात करें आकार का, तो प्यारे बच्चों देख रहे हो कि जो भी यहाँ पर कटान हो रहा है एकदम बिंदु आकार का हो रहा है। तो जो हमारा आकार होगा कैसा होगा, तो बिंदु आकार का होगा। कैसा होगा, एकदम बिंदु आकार का, बहुत ही छोटा होगा। ओके, और विन्यास की हम बात करें तो प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए हम ये रेखा ले रहे हैं, इस पर एक हम पॉइंट कर दे रहे हैं, तो पॉइंट ना आपका उल्टा होता है ना ही सीधा होता है, बट ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है। और ध्यान रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, तो उल्टा होता है। कैसा होता है, तो वह उल्टा होता है। तो 3 बात पर ध्यान रखिएगा कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें का जो प्रतिबिंब होता है कहाँ मिलता है, मुख्य फोकस एफ पर मिलता है। और प्रकृति कैसी होती है, तो वास्तविक होती है। आकार कैसा होता है, तो बिंदु आकार का होता है। और इसका विन्यास कैसा होता है, तो भाई जो आपका बिंदु होता है उल्टा सीधा का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ये वास्तविक है तो सदैव कैसा होगा, आपका उल्टा होगा। ओके, तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे मिलता है। ओके, अब चलते हैं हम लोग जब वस्तु, दूसरा कंडीशन कि जब वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। तो देखिए हमारी वस्तु है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। ओके, तो प्यारे बच्चों हमने बताया था आप लोगों को किरण रेखा में कि कम से कम हम 2 किरण लेते हैं। तो पहला किरण हमने लिया मुख्य अक्ष के समांतर, और नियम के अनुसार जो पहला किरण होता है मुख्य अक्ष के समांतर जो होता है वो कहाँ से जाता है, मुख्य फोकस एफ से होकर के जाता है, परिवर्तित होकर के। तो पहला किरण जब हमने लिया मुख्य से समांतर लिया तो ये कहाँ से जाएगा, मुख्य फोकस एफ से होकर के जाएगा।
अब इसे कट करने के लिए हमने फिर दूसरे नियम की तरफ गए और दूसरा नियम में हमने क्या लिया कि जब हमारी किरण वक्रता के सी से होकर के जाती है तो क्या होती है, टकराने के बाद पुनः वापस चली जाती है। तो ये दोनों किरणें देखिए सी और एफ के बीच में कट कर रही है, इसलिए जो हमारा प्रतिबिंब होगा यहीं पे प्राप्त होगा, कहाँ पर, सी और एफ के बीच में। ओके, तो हमारे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, सी व एफ के बीच होगी। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, जब हमारी वस्तु अनंत और सी के बीच में स्थित होती है तो इससे आने वाली प्रथम किरण मुख्य के समांतर होती है जो एफ से होकर के जाती है, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है जो कि परिवर्तन के पश्चात क्या होती है, सीधे गुजर जाती है, और ये दोनों किरण कहाँ मिलती हैं, सी और एफ के बीच में। इसलिए हमारा प्रतिबिंब कहाँ स्थित होगा, सी व एफ के बीच होगा। और दूसरा क्वेश्चन जो हमारे सामने उठता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो कटान हो रहा है ये वास्तव में हो रहा है, इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा आपका, इसलिए हमारा प्रतिबिंब भी वास्तविक होगा। ओके, अगर हम आकार की बात करते हैं तो आप देखिए जो वस्तु है बड़ा है और प्रतिबिंब कैसा है आपका, तो छोटा है, तो कैसा मिलेगा, वस्तु से छोटा प्राप्त होगा हमारा। ओके, अब हम बात करते हैं विन्यास का। तो प्यारे बच्चों देख रहे हो कि वस्तु हमारी ऐसे खड़ी है और जो प्रतिबिंब हमारा सब उलट गया है, तो कैसा प्राप्त होगा हमारा प्रतिबिंब, उल्टा प्राप्त होगा। ओके, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा है कि अब वस्तु कहाँ होगी, हमने देख लिया पहला कंडीशन कि भाई अनंत पर थी। ओके, अब हमने फिर दूसरा कंडीशन भी देख लिया, दूसरा कंडीशन कहाँ भाई, तो अनंत और सी के बीच में। अब हमारा थर्ड कंडीशन बनता है कि वस्तु हमारी कहाँ पर स्थित हो, सी पर स्थित हो। ओके, तो नियम के अनुसार हम कम से कम 2 प्रकाश किरण लेंगे। इसमें हमने पहला लिया मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि प्रवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, तो मुख्य फोकस एफ से होकर के जाएगी। पुनः हमने इसे कट करने के दूसरा किरण लिया जो कि है आपका मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस होकर के जाने वाली। अब ये चूंकि वक्रता के अंदर वस्तु स्थित है तो हम वक्रता के अंदर तो ले नहीं सकते हैं, इसलिए हमने लिया मुख्य फोकस एफ से होकर के जाने वाली। तो नियम के अनुसार ये किरण प्रवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर से जाएगी। ओके प्यारे बच्चों, एक बार फिर से पहली किरण हमने कैसे लिया, तो मुख्य अक्ष के समांतर लिया, जो कहाँ से जाएगी नियम के अनुसार, मुख्य फोकस एफ से होकर के जाएगी। ओके, तो दूसरा किरण हमने कैसे लिया, भाई वक्रता के अंदर से तो हम ले नहीं सकते, दूसरा किरण हमने लिया मुख्य फोकस एफ से होकर के जाने वाली, जो कि दर्पण से टकराने के बाद कैसे जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और ये दोनों किरणें आपस में जब मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी, तो वक्रता केंद्र के ठीक नीचे मिलेंगी। ओके, इस तरह से हमारा जो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, वक्रता केंद्र सी पर ही मिलेगा। और हम बात करते हैं प्रकृति की, तो भाई देख रहे हो कि वास्तव में यहाँ पर कट कर रहा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा आपका, तो वास्तविक होगा। कैसा होगा प्यारे बच्चों, तो वास्तविक होगा। अगर हम बात करें आकार का, तो थोड़ा यहाँ गौर करेंगे प्यारे बच्चों, तो जितना हमारा वस्तु बड़ा है उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब है। तो हम कह सकते हैं कि जो वस्तु का आकार होगा वस्तु के बराबर ही होगा। ओके, बात समझ आई प्यारे बच्चों। और दूसरी बात लेते हैं हम विन्यास का, तो क्या होगा कि आप देख रहे हो कि वस्तु की ऊपर है और प्रतिबिंब कैसा हो गया, नीचे की तरफ हो गया, मतलब उलट गया है, तो कैसा प्राप्त होगा, उल्टा प्राप्त होगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, एक बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ तक जो है हमारी, हमने देखा कि ये हमारा था अवतल दर्पण, पहले हमने वस्तु लिया अनंत पर, यहाँ हमारा एफ था, यहाँ हमारा सी था। तो अनंत पर जब हम लिया तो जो हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था मुख्य फोकस पर हुआ था। दूसरी बात हमने दोनों के बीच में लिया था, तो कहाँ मिला था, सी और एफ के बीच में मिला था। उसके बाद जब हमने सी पर लिया तो प्रतिबिंब कहाँ मिला, सी पर। मतलब कि वस्तु को जब हम ऐसे ला रहे हैं, इधर की तरफ ला रहे हैं, अनंत से इधर की तरफ ला रहे हैं, तो प्रतिबिंब आपका इधर की तरफ जा रहा है, मतलब फोकस से सी और एफ के बीच में, उसके बाद सी पर जा रहा है। ओके, तो आप ऐसे इन तीनों कंडीशनों को याद भी कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अब सी से वस्तु उठकर कहाँ जाएगी, सी और एफ के बीच में जाएगी। ओके, तो प्यारे बच्चों हमेशा की तरफ हम 2 नियम लेते हैं। ओके, इसमें पहला हमने नियम लिया मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, जो कि परिवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, तो मुख्य फोकस एफ से होकर के जाएगी। ओके, अब चूंकि जो वस्तु हमारी है सी से आगे की तरफ खसक गई है,
तो हम सी तो ले नहीं सकते, हम कहाँ से लेंगे, मुख्य फोकस एफ से ही प्रकाश किरण ले लेंगे। ओके, जो कि दर्पण से परिवर्तन के पश्चात कहाँ से रह जाएगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और ये दोनों किरणें एक बिंदु पर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, तो सी से दूरी, कुछ दूरी पर मिलेगी। तो इसलिए प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा हमारा, तो सी से कुछ दूर पर मिलेगा। ओके ओके प्यारे बच्चों, तो प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है हमारा, सी से कुछ दूरी पर मिल रहा है। अगर हम प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें प्यारे बच्चों, तो वास्तव में ये कट हो रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा मिलेगा आपका, वास्तविक मिलेगा। कैसा मिलेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ओके, अगर हम आकार की बात करें तो प्यारे बच्चों आप खुद देख रहे हैं कि वस्तु क्या है, छोटी है और प्रतिबिंब कैसा हो गया आपका, बड़ा हो गया। तो वस्तु कैसा होगा भाई आपका, बड़ा होगा। ओके, अगर हम विन्यास की बात करते हैं तो आप देख ही रहे हैं वस्तु ऐसे खड़ी है। ओके, और जो हमारा प्रतिबिंब है ऐसे उलट गया है। ओके, तो कैसा प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा प्राप्त होगा। ओके, अब चलते हैं कि जब वस्तु उठकर कहाँ जाएगा, मुख्य फोकस एफ पर चला जाएगा। ओके, अब हमारे पास है प्यारे बच्चों, वस्तु कहाँ से चली गई, उठ करके कहाँ चली गई, तो मुख्य फोकस एफ पर चली गई। ओके, तब ध्यान दीजिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक किरण लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर ही, तो कहाँ से होकर के जाएगी, तो मुख्य फोकस एफ से ही होकर के जाएगी। ओके प्यारे बच्चों, देख रहे हैं ना, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर लिए हैं, तो कहाँ से होकर जा रही है, मुख्य फोकस एफ से होकर के जा रही है। और दूसरी किरण हम लेते हैं वक्रता केंद्र से। देखिए प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र से किरण जा रही है और टकराने के बाद क्या हो जा रही है, पुनः वापस परिवर्तित होकर के चली आ रही है। और प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं कि दोनों किरणें आपस में क्या है भाई, समांतर हैं और ये कहीं मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। ओके, अब प्यारे बच्चों इधर तो आपका दर्पण उधर आकर नहीं जाएगी, बट इधर देखें तो हो सकता है कि कहीं ये जा करके कहीं बहुत दूर अनंत पर कहीं जा करके मिले। ओके, कहीं अनंत पर जा करके ये वस्तु हमारी ये प्रकाश किरणें मिले। ओके, तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा कहाँ पर होगा, तो अनंत पर प्राप्त होगा। ओके, अब प्यारे बच्चों अब प्रतिबिंब की प्रकृति है, प्यारे बच्चों वास्तव में तो कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मिलेगा भी तो कहीं नीचे ही मिलेगा, मतलब कि उल्टा प्राप्त होगा। हम बताए थे शुरू में ही कि जो उल्टा होता है वो कैसा होता है आपका, वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक होता है। ओके, और आकार की बात करें प्यारे बच्चों तो देखिए जाकर अनंत पर मिलेगा, देखिए आपका मुख्य अक्ष यहाँ पर है। ओके, और कहीं जाकर अनंत पर मिलेगा तो क्या होगा, बहुत नीचे जाकर के मिलेगा और कैसा होगा, अत्यंत बड़ा होगा। क्या होगा आपका, अत्यंत ही बड़ा होगा। जो प्रतिबिंब होगा आपका अत्यंत बड़ा होगा। ओके, अब कितना बड़ा होगा उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों विन्यास का, तो प्यारे बच्चों जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा मुख्य अक्ष के नीचे ही प्राप्त होगा, मतलब कैसा प्राप्त होगा आपका, तो उल्टा प्राप्त होगा। ओके, उम्मीद है प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे पांचों स्थितियां। ओके, वस्तु का पांचों स्थिति आप समझ गए होंगे कैसे कैसे प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। अब हम चलते हैं लास्ट जो हमारी स्थिति है वो कहाँ है भाई, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु स्थित हो। तो इसमें भी वही लेंगे हम पहला नियम कि जब मुख्य अक्ष के समांतर वाली पहला नियम लेंगे, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो यहाँ से अन्य प्रकाश किरण क्या टकराएगी और टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, तो मुख्य फोकस एफ से होकर के जाएगी। ओके, और फिर दूसरा हम लेते हैं वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश किरण। तो प्यारे बच्चों ये जा रही है और टकरा रही है यहाँ पर, और टकराने के बाद क्या हो जा रही है कि वापस उसी मार्ग से चली आ रही है। अब प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर दूरी बढ़ती चली जा रही है। ओके, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा क्या होगा, आपका दूरी भी आपका बढ़ता ही जाएगा। ओके, वो देखिए बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो ऐसा आभास हो रहा है कि इस बिंदु से ये प्रकाश किरणें होकर के आ रही है। बस आभास होगा, वास्तव में नहीं आएगा, बस आभास हो रहा है कि यहाँ से होकर के आ रही है। ओके, मतलब यहाँ पर ये मिल रही है, इधर तो कोई मिलने का चांस ही नहीं है, क्योंकि इधर क्या होगा, फिर दूरी बढ़ती जाएगी। ओके, तो हमें आभास हो रहा है कि ये दर्पण के पीछे से ओके मिल करके आ रही है, मतलब इनका जो मिलन बिंदु है दर्पण के पीछे है, इसलिए हमारे प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी कहाँ होगी, तो दर्पण के पीछे होगी। कहाँ होगी, दर्पण के पीछे। ओके, अब प्यारे बच्चों आप देख रहे हो कि अगर प्रकृति की बात करें तो ये वास्तव में नहीं मिल रहा है यहाँ पर, बस हमने एक फील किया है, महसूस किया है ना, हमने आभास किया है, इसलिए जो हमारा प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। ओके,
अगर आकार की बात करें प्यारे बच्चों तो देख रहे हैं कि वस्तु कितनी छोटी है और जो प्रतिबिंब है इसे क्या है, बड़ा है। तो हम बात करेंगे आकार का तो क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ओके, अब विन्यास की बात करें प्यारे बच्चों तो देखिए जैसे आपकी वस्तु खड़ी है वैसे ही आपका प्रतिबिंब भी खड़ा है, मतलब कि वस्तु भी सीधी खड़ी है और प्रतिबिंब भी सीधा खड़ा है। तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा आपका, तो सीधा प्राप्त होगा। ओके, उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको 6 का 6 स्थिति समझ में आई होगी। अब चलते हैं प्यारे बच्चों हम उत्तल दर्पण की तरफ। ओके, अब प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण में वस्तु के लिए कितनी स्थिति बनती है, तो आइए समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो हमारा ब्लू कलर का है ये हमारा क्या है, दर्पण है। इसे हमने लाल कलर से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ओके, तो जो हमारा प्रवर्तक पृष्ठ होगा इसके यही सामने होगा। ओके, अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अब हमारे सामने सिर्फ 2 स्थिति बनेगी। एक तो जो वस्तु जो हमारी वो अनंत पर स्थित हो, और दूसरा कि अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित हो, क्योंकि जो हमारा एफ है और सी है वो तो पीछे चला गया है और उधर हमारी वस्तु रखेगी नहीं, क्योंकि उधर क्या गया है, उधर तो पॉलिश हो गया है। और इधर हमारा सिर्फ 2 ही कंडीशन बनता है, एक या तो अनंत पर हो पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी आप वस्तु को रख लीजिए। ओके, तो चलिए इन दोनों स्थिति को हम समझते हैं। पहला समझते हैं जब हमारी वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण जो होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। हमने पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से होकर के जाती है, मुख्य फोकस एक से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए यहाँ से टकरा करके तो यहीं से परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन आभास होगा कि ये आपकी मुख्य फोकस एक से होकर के आ रही है। ओके, और ये भी जो किरण है आपके मुख्य के समांतर है, ये तो यहीं से परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन ऐसा आभास होगा कि कहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस एक से होकर के आ रही है। ओके, इसलिए जो हमारा प्रतिबिंब होगा कहाँ मिलेगा, तो मुख्य फोकस एक पर ही मिलेगा। ओके, अगर हम प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो प्यारे बच्चों हम तो यहाँ सिर्फ आभास कर रहे हैं कि कहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस एफ से आ रही है, वास्तव में तो नहीं मिल रही है, ये वास्तव में तो यहीं से परिवर्तित हो जा रही है। ओके, तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो आभासी होगी। कैसी होगी, आभासी होगी। ओके, अब हम बात करें आकार का तो प्यारे बच्चों देख रहे हो कि यहाँ पर जो मुख्य फोकस पर मिल रहा है यह बिंदु आकार का मिल रहा है। ओके, तो जो हमारा आकार होगा कैसा होगा आपका, तो बिंदु आकार का होगा। कैसा होगा, बिंदु आकार का प्राप्त होगा प्रतिबिंब। अब विन्यास की बात करें तो प्यारे बच्चों हमने अभी आपको बताया था पिछले अवतल दर्पण में, जो बिंदु होता है वह ना तो उल्टा होता है ना आपका सीधा होता है, लेकिन अगर ये आभासी है तो इसे हम सीधा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, सीधा। प्यारे बच्चों हमने वहां बताया था कि अगर ये वास्तविक है तो उल्टा मानेंगे। ओके, और आभासी है तो सीधा मानेंगे। तो यहाँ आपको आभास हो रहा है तो क्या मानेंगे, सीधा मानेंगे। ये बात आप याद करके चलिएगा कि जब भी आपका आभासी होता है और बिंदु आकार का है तो उसे हम सीधा मानते हैं, अगर वो बिंदु आकार का है वास्तविक है तो उसे हम उल्टा मानते हैं। ओके, उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है उत्तल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब कहाँ मिलता है, मुख्य फोकस एक पर यानी दर्पण के पीछे मिलता है। और दूसरा आपका कि जो ये होता है आपका आभासी होता है, क्योंकि यहाँ हम आभास करते हैं, वास्तव में तो मिलता नहीं है। और इसके आकार की बात करें तो बिंदु आकार का होता है, और बिंदु आकार का होता है, आभासी है तो कैसा होता है आपका, तो सीधा होता है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों इसका द्वितीय कंडीशन पर, जो कि है कि अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु कहीं भी स्थित हो। तो इससे आने वाली प्रथम किरण हम लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि दर्पण से परिवर्तित होने के पश्चात ऐसा आभास होता है कि मुख्य फोकस एक से होकर के आ रही है। ओके, और दूसरा किरण लेते हैं वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, जो कि परिवर्तित होकर के सीधे जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में वापस चली जाती है, और ऐसा फील होता है कि वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है। तो देखिए यहाँ पर जिससे हमने आभास किया है वो दोनों किरणें यहाँ पर दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ओके, वो देखिए प्यारे बच्चों ये तो हम आभास कर रहे हैं, वास्तव में तो ये यहीं से चली जा रही है, बट ऐसा आभास हो रहा है कि ये दोनों किरणें दर्पण के पीछे एक और पी के बीच में मिल रही है। इसलिए जो हमारी प्रतिबिंब की स्थिति होती है कहाँ होती है, दर्पण के पीछे पी व एफ के बीच। ओके, जो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, दर्पण के पीछे मिलेगा,
वो क्या कहाँ पर एफ और पी के बीच में मिलता है। अगर हम प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो प्यारे बच्चों, हम तो यहाँ आभास कर रहे हैं, वास्तव में तो मिल नहीं रहा है, इसलिए कैसा होगा प्रतिबिंब हमारा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। और हम बात करें आकार का तो देखिए वस्तु कितना बड़ा है और प्रतिबिंब आपका कितना छोटा है, तो भाई कैसा मिलेगा, आपका छोटा मिलेगा। ओके। और हम विन्यास की बात करें तो देखिए प्यारे बच्चों, ये भी सीधा खड़ा है और आपका वस्तु भी सीधा खड़ा है, तो कैसा विन्यास होगा आपका, तो भाई सीधा होगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है उदलपण में कैसे प्राप्त होता है। इसके सिर्फ दो स्थिति होती है, एक अनंत पर होती है और एक आपका अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित होती है। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू।